सोचिए, इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं। रूसी क्रांति एक ऐसी ही घटना थी। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार, एक संघर्ष और एक बहुत बड़े साम्राज्य के टूटने की कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये सोचना ही कितना हैरान करता है ना कि 300 साल पुराना एक साम्राज्य बस कुछ ही महीनों में कैसे बिखर सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस समय के रूस की परतों को एक एक करके खोलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत के रूस को एक प्रेशर कुकर की तरह देखते हैं। समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर तरफ से दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बस वो फटने ही वाला था। और इस प्रेशर कुकर पर ढक्कन लगाकर कौन बैठा था? ज़ार निकोलस सेकंड। उनकी हुकूमत पूरी तरह से निरंकुश थी, मतलब लोकतंत्र या बोलने की आज़ादी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ज़ार का कहा हर शब्द ही कानून था। समाज में एक बहुत ही गहरी खाई थी। एक तरफ थे मुट्ठी भर लोग जिनके पास सारी दौलत, सारी जमीन थी, और दूसरी तरफ करोड़ों मजदूर और किसान जो बहुत ही बुरे हालात में जी रहे थे। ये बढ़ती हुई गैर बराबरी क्रांति की आग में घी का काम कर रही थी। ये फासला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश की 85% आबादी किसानों की थी। 85%। लेकिन उनके पास जमीन या ताकत कुछ भी नहीं था। सारी सत्ता और सारी संपत्ति बस कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी। तो ऐसे माहौल में क्या कोई दूसरा रास्ता था? उस समय एक नया और बहुत ही शक्तिशाली विचार फैल रहा था, समाजवाद। ये विचार कहता था कि कारखानों और जमीन का मालिक कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा समाज होना चाहिए। ये उस समय के सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती थी। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने इस आग को और हवा दी। उनका मानना था कि इतिहास असल में अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है, और मजदूरों को एक होकर इस पूंजीवादी सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहिए। रूस के क्रांतिकारियों के लिए ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये एक हथियार बन गया। तो ये वो विस्फोटक मिक्सचर था जो तैयार हो रहा था। अब बात करते हैं उन चिंगारियों की, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव में पहली दरारें डाल दी और जार के शासन की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। सबसे पहले 1904 में जापान जैसे एक छोटे से देश से हार हुई, जिसने साम्राज्य का घमंड चकनाचूर कर दिया। फिर 1905 का खूनी रविवार, जब शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी गईं। इसने जार और जनता के बीच के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और आखिर में 1914 में पहले विश्व युद्ध में कूदने का फैसला ताबूत में आखिरी कील जैसा साबित हुआ। पहला विश्व युद्ध तो रूस के लिए एक तबाही ही साबित हुआ। 1.5 करोड़, सोचिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती कर लिया गया। लाखों मारे गए, देश में खाने की जबरदस्त किल्लत हो गई और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा था। और फिर आया साल 1917। ये वो साल था जब वो प्रेशर कुकर आखिरकार फट गया। लेकिन ये एक बार में नहीं हुआ, ये 2 अलग अलग हिस्सों में हुआ, 2 क्रांतियों में, जिन्होंने रूस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1917 में असल में 2 क्रांतियां हुईं। पहली फरवरी में, जिसने जार के 300 साल पुराने राज को खत्म कर दिया। और फिर कुछ महीने बाद अक्टूबर में दूसरी क्रांति हुई, जिसने व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी को सत्ता में ला दिया। फरवरी क्रांति की सबसे खास बात यह थी कि इसे किसी नेता या पार्टी ने शुरू नहीं किया था। इसे शुरू किया था भूखे और थके हुए आम लोगों ने। जब पेट्रोग्राद में महिलाएं रोटी के लिए सड़कों पर उतरीं, तो उनके साथ मजदूर भी आ गए। और जब जार के ही सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से मना कर दिया, बस उसी पल जार के शासन का अंत तय हो गया। जार तो चले गए, लेकिन जो अस्थायी सरकार आई, वो लोगों की समस्याओं को सुलझा नहीं पाई। यहीं पर व्लादिमीर लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने मौका देखा। वो दूसरे समाजवादी ग्रुप से ज्यादा रैडिकल थे और तुरंत बदलाव चाहते थे। उनका नारा शांति, भूमि और रोटी एकदम सीधा और असरदार था, जो लोगों की सबसे बड़ी जरूरतों को आवाज दे रहा था। अक्टूबर में सत्ता पर कब्जा करने के बाद बोल्शेविकों के सामने एक बहुत बड़ा काम था। पुराने साम्राज्य के मलबे पर एक बिल्कुल नया समाजवादी समाज बनाना। ये इतिहास के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में से एक की शुरुआत थी। और बदलाव बहुत बड़े और बहुत तेजी से हुए। राजनीति में सिर्फ एक पार्टी का राज कायम किया गया और विरोध को दबाने के लिए चेका नाम की एक गुप्त पुलिस भी बनाई गई। वहीं आर्थिक मोर्चे पर सारे बड़े उद्योग और बैंक सरकार के हो गए और जमीन किसानों में बांट दी गई। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था।
क्रांति के तुरंत बाद एक भयानक गृहयुद्ध शुरू हो गया। एक तरफ थी बोल्शेविकों की लाल सेना और दूसरी तरफ जार के समर्थक और विदेशी ताकतों वाली श्वेत सेना। 3 साल तक चले इस खूनी संघर्ष के बाद बोल्शेविकों की जीत हुई। सत्ता को और मजबूत करने के लिए बोल्शेविकों ने सामूहिकीकरण जैसी बहुत ही सख्त नीतियां लागू की। इसके तहत किसानों से उनकी निजी जमीनें छीनकर उन्हें बड़े-बड़े सरकारी खेतों यानी कोलखोज में काम करने पर मजबूर किया गया। इसका बहुत विरोध हुआ और इसने एक भयानक अकाल को भी जन्म दिया। तो इस पूरी उथल-पुथल का आखिर नतीजा क्या निकला? रूसी क्रांति ने न सिर्फ रूस पर बल्कि पूरी दुनिया पर एक ऐसी गहरी और कह सकते हैं एक जटिल विरासत छोड़ी है जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। इस क्रांति की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, लेकिन अलग-अलग तरीकों से। एक तरफ इसने दुनिया भर के मजदूरों और दबे कुचले लोगों को एक नई उम्मीद दी, जिससे कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनी। तो दूसरी तरफ इसने अमेरिका और यूरोप के पूंजीवादी देशों में एक डर पैदा कर दिया, जिसे लाल भय कहा गया। इसकी विरासत को सिर्फ अच्छा या बुरा कहना ये नामुमकिन है। एक तरफ इसने रूस को एक औद्योगिक महाशक्ति बना दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य को आम लोगों तक पहुंचाया, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। लोगों की आज़ादी, लाखों जानें और एक क्रूर तानाशाही। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सामाजिक बराबरी के लिए व्यक्तिगत आज़ादी की कुर्बानी देनी ही पड़ती है? क्या कोई भी समाज इन दोनों के बीच एक संतुलन बना सकता है? रूसी क्रांति कोई आसान जवाब तो नहीं देती, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।